क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन की कहानी पर मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक हैरतनाक कहानी सुनाता हूँ जो कि आज के इस दौर में वाकई हैरत करने वाली बात है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अंदर एक इलाका लगता है, कॉलोनी लगती है फ्रेंड्स कॉलोनी, और यहीं पर पिछले कुछ दिनों से पुलिस को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि इस पूरे इलाके के अंदर झपट्टा मारी के बहुत सारे ऐसे मामले थे जो पुलिस के पास जा रहे थे। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में परेशान भी थी कि आखिर ऐसा कौन सा गैंग इस पूरे एरिया में सक्रिय है जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर पर्स, पॉकेट मार, मोबाइल छीन, झपट्टा मारी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। लिहाजा इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी और इसी बीच में पुलिस के पास में एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब मैं इस जगह से बोल रहा हूँ और इसी जगह पर 4 से 5 युवकों ने मेरे ऊपर हमला किया। मेरे ऊपर हमला करने के बाद में वो लोग मेरा मोबाइल और कुछ नकदी थी वो मुझसे छीन कर ले गए। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में पहले से ही अलर्ट थी, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में तुरंत सक्रिय होती है। आस पड़ोस के जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं और दोस्तों इसमें पुलिस को संदिग्धों की पहचान हो जाती है। उसके बाद में खुफिया तंत्र ये सारी चीज़ों की मदद से आखिरकार पुलिस ऐसे 5 लोगों तक पहुंचती है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। इन 5 को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में इन्हें जब जेल थाने लेके आया जाता है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों यहाँ से जो बात निकल के आती है ये आज की युवा पीढ़ी को ज़रूर सुनना चाहिए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 5 लोग शामिल हैं। इसमें एक लड़का दीपक है और दीपक जो है वो उसका बर्थडे था, दीपक का बर्थडे था, लेकिन इन लोगों के पास में दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे नहीं थे। अब इन लोगों ने सोचा कि बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, लेकिन पैसे कहाँ से लाए जाएं। लिहाजा 5 के 5 जो लोग थे वो 5 के 5 बेरोजगार, इसमें एक नाबालिग भी था। अब बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, लेकिन करें कहाँ से, पैसे थे नहीं। इसलिए इन 5 ने फैसला किया क्यों ना पैसों का इंतजाम इस तरीके से कर लिया जाए। उसके बाद में इन 5 लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत आते जाते राहगीरों की इन्होंने पर्स मारना चालू कर दिए। और दोस्तों जब ये पकड़े गए तो इन्होंने दुहाई ये दी कि हम लोग दीपक का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, इसीलिए हमें पैसों की ज़रूरत थी और इस वजह से हमने ये सब कुछ किया है। ज़रा सोचिए दोस्तों, आजकल के जो युवा हैं कामकाज पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं और उसके बाद में जब बेरोजगारी इनके ऊपर आती है तो उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि पर्स मारते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताऊं, आज का दौर भले ही महंगाई का दौर है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर स्किल जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास में जो हमारी भारत सरकार का नारा भी है, हुनर है तो कदर है, अगर इंसान हुनर सीख लेगा तो उसको कभी भी पैसों की कोई ऐसी कोई नीड रहेगी नहीं, क्योंकि उसका जो हुनर है वो उसकी पैसों की नीड्स को फुलफिल कर देगा। आज के इस दौर में कोई भी इंसान भूखा नहीं मर रहा है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा हर जगह पर काम है, आप जहाँ जाएँ वहाँ काम कर लें। तो इस रास्तों पर ना चलें जिससे आपका और आपके परिवार का जो सर है ये शर्म से झुक जाए। बहरहाल दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो दोस्तों आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि आज के इस दौर में ये कहानी रिश्तों को कुछ इस तरीके से तार तार करती है कि दोस्तों जब आप लोग इस पूरी घटना को बहुत ही बारीकी से डिटेल में सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कुशीनगर ज़िला, और इसी कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है जटहा बाज़ार थाना। और ये जो जटहा बाज़ार थाना है, इसी जटहा बाज़ार थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है अरहोली टोला संगोली। जो अरहोली टोला संगोली गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं इनका नाम है गुरहू यादव। उम्र लगभग इनकी 48 ईयर्स यानी 48 साल के आसपास है। इनकी पत्नी गीता देवी और इनका एक बेटा जिसका नाम दीपक है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम गुड़िया है। यानी ये 4 लोगों का परिवार बहुत ही ज़्यादा समृद्ध परिवार है। 4 जनवरी साल 2025 को ये वो दिन होता है कि जो गुरहू यादव होते हैं वो अपनी पत्नी, जब वो बाहर से लौट के आते हैं तो अपनी बहू से पूछते हैं कि उनकी पत्नी गीता देवी कहाँ है। बहू बताती है कि अभी तो यहीं थी, न जाने पड़ोस में कहीं चली गई, क्या हुआ। उसके बाद में ये परिवार वाले इंतजार करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन जो गीता देवी होती हैं ये लौट कर नहीं आती हैं। अब गीता देवी के जो पति हैं गुरहू यादव, ये परेशान होते हैं, ये अपनी बहू से बार बार पूछते हैं कि कहाँ गई थी, कुछ कह कर गई है या फिर नहीं गई है। तो जो बहू होती है इनकी यानी इनके बेटे दीपक की पत्नी गुड़िया, वो कहती है कि मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गई, अक्सर जाती हैं लौट आती हैं, आज न जाने कहाँ गई हैं, लौट कर नहीं आई। अब उसके बाद में दीपक, गुरहू यादव और जो दीपक की पत्नी गुड़िया है, ये सारे के सारे तीनों लोग मिलकर इस गीता देवी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ कहीं भी गीता देवी जा सकती थी, तमाम मिलने वालों में, तमाम ऐसे जो फ्रेंड सर्कल होता है उनमें, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी गीता देवी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आज जब गीता देवी के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है तो ये परिवार वाले परेशान होते हैं। अब परेशान हो गए तो क्या करें। होते करते ये जो बात थी ये पूरे गाँव के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी। गुरहू यादव की जो पत्नी गीता देवी है वो अचानक से लापता हो गई है। गांव के हर व्यक्ति से भी पूछताछ की जाती है तो हर कोई यही कहता है कि आज तो हमने गीता देवी को देखा ही नहीं है। अब गीता देवी कहाँ चली गई थी, उनको ज़मीन खा गई थी या फिर आसमान निकल गया था, क्योंकि गीता देवी ऐसी भी नहीं थी जो कामकाज के सिलसिले में बाहर जाती। कोई जवानी की उम्र भी नहीं है कि जो कहीं ऐसे घर छोड़कर चली जाए। तो ऐसे में इस उम्र में लगभग 40-45 साल की उम्र में आखिरकार गीता देवी कहाँ जाएंगी, ये इस परिवार के लिए समस्या का सबब बना हुआ था। लिहाजा परिवार वाले पूरी रात में इंतजार करते हैं और अगले ही दिन ये लोग पहुँच जाते हैं जटहा बाज़ार थाना। और जटहा बाज़ार थाने में जाने के बाद में ये जो गुरहू यादव थे ये अपनी पत्नी गीता देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। कहते हैं
हैं कि साहब 4 जनवरी साल 2025 यानी कल के दिन मेरी पत्नी घर पे ही थी। मैंने आकर अपनी बहू से पूछा कि वो कहाँ गई हैं। उसने कहा कि पड़ोस में गई होंगी। हम लोगों ने शाम तक इंतजार किया। जब वो लौट कर नहीं आई तो उसके बाद में हमने ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढ लिया, जहाँ पर वो जा सकती थी तमाम रिश्तेदारों में कॉल कर ली, लेकिन साहब गीता देवी का कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा। आप कुछ भी कर मेरी पत्नी गीता देवी को ढूंढ लीजिए। आप पुलिस वाले ये गुमशुदगी को दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद में इस पूरे मामले के अंदर छानबीन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस घर के अंदर जो दीपक की पत्नी गुड़िया थी यानी गुरु यादव की बहू, उससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि दीपक और उसके जो पिता थे गुरु यादव ये तो काम पर गए हुए थे। तो घर के अंदर दीपक की पत्नी गुड़िया और दीपक की मां गीता देवी ही मौजूद थी, इसलिए गुड़िया से पूछताछ की जाती है। गुड़िया से पूछा जाता है कि तुम्हारी सास गीता देवी को तुमने लास्ट बार कब देखा था, और जब वो गई थी तो तुमसे क्या कुछ कहकर गई थी, आमतौर पर जाती थी तो किस समय लौट आया करती थी। तो जो गुड़िया होती है वो अपने सारे बयान पुलिस को लिखवाती है। तो वो कहती है कि साहब अब वैसे तो अमूमन सासू माँ कहीं जाती नहीं थी, लेकिन आज यहीं पर बैठी हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, फिर उसके बाद में वो यहाँ दिखी नहीं। मैंने सोचा कि पड़ोस में कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद में ससुर जी आए, उन्होंने भी पूछा, जो मेरे पति थे वो आए, उन्होंने भी पूछा कि माँ कहाँ गई है। लेकिन जो मेरी सासू माँ है उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं। हमने हर जगह पर ढूंढ लिया, तमाम रिश्तेदारों में कॉल कर ली, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा पुलिस वाले गुड़िया के बयान लिखवाते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, क्योंकि दोस्तों गाँव के अंदर अमूमन CCTV कैमरास नहीं होते हैं। तो गांव के लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे घर भी होते हैं जिन घरों के लोग दरवाजों पर बैठे रहते हैं। तो उन लोगों से भी पूछा जाता है कि आज तुमने गीता देवी को इधर से निकलते देखा, आते देखा, जाते देखा। तो जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब आज तो गीता देवी घर से निकली ही नहीं है। अब जैसे ही ये बातें लोग बताते हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक भी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर ही गीता देवी के साथ में कुछ कर गया हो। लिहाजा उसके बाद में फॉरेंसिक की टीम आती है, और जब फॉरेंसिक की टीम आती है तो इस घर को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब इस घर को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया जाता है तो पुलिस को यहाँ से कुछ अहम चीज़ें मिलती हैं, और जो अहम चीज़ें मिलती हैं वो इस पूरे केस को 90 डिग्री तक घुमा के रख देती हैं। दरअसल पुलिस को इस पूरे घर से एक रुमाल मिलता है, जो एक गमछा टाइप होता है, वो खून से सना हुआ था। साथ के साथ पुलिस को एक ईंट का टुकड़ा मिलता है जिस पे हल्का फुल्का खून लगा हुआ था। साथ के साथ एक पैजामा मिलता है जो ऊन से बुना हुआ था। अब जनवरी का महीना, जाड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो गर्म कपड़े पहने जाते हैं, ऐसे में वो ऊन से बुना हुआ पजामा जब सना हुआ मिलता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। अब जब पुलिस को डाउट होता है तो पुलिस वाले इन तीनों ही लोगों को उठा लेते हैं, जो घर के 3 सदस्य थे, और इन तीनों लोगों को उठाने के बाद में इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों जब इन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो एक व्यक्ति ऐसा था दीपक, जिसकी बातों से पुलिस को ऐसा लग रहा था कि दीपक को कुछ नहीं पता है। लेकिन 2 लोग ऐसे थे कि जिनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये लोग पुलिस से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके बयान लगातार बदल रहे थे। इसलिए पुलिस वाले दीपक को तो जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुरु यादव थे और जो दीपक की पत्नी गुड़िया थी, इन दोनों से पूछताछ की जाती है। इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। गुड़िया से कहा जाता है कि देखो सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन गुड़िया वही रटी रटाई बातें बताती है जो उसने पहले पुलिस को बताया था। जो गुरु यादव थे वो भी वही बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इन दोनों के ऊपर डाउट हो चुका था। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं, और अलग अलग कमरे में बैठाने के बाद में अब इनसे पूछताछ करते हैं। गुरु यादव से पुलिस वाले कहते हैं कि देखो गुड़िया ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बहू ने, बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो, और उसके बाद में तुम्हारी जो सज़ा होगी उसको कम कराने के लिए हम लोग कोर्ट से आग्रह करेंगे। लिहाजा जो गुरु यादव था उसको जब ये पता चलता है कि गुड़िया सब कुछ बता चुकी है तो गुरु यादव पुलिस के सामने टूट जाता है। यही वाला पैतरा पुलिस गुड़िया के सामने खेलती है, तो गुड़िया जो थी वो भी पुलिस के सामने टूट जाती है। और टूटने के बाद में ये दोनों दोस्तों जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिरकार एक ही परिवार के अंदर कुछ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल गुरु यादव बताता है कि उसके बेटे की जब शादी की उम्र हुई तो उसके बाद में उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू किया, और आखिरकार गुड़िया जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, गुड़िया के साथ में अपने बेटे का रिश्ता तय कर देता हूँ। उसके बाद में शादी की डेट आती है। शादी की डेट पर बहुत अच्छे धूमधाम से हम लोग शादी करते हैं। गुड़िया जो थी वो हमारे बेटे दीपक की दुल्हन बनकर घर आ चुकी थी। अब उसके बाद में दीपक और मैं काम करने के लिए बाहर जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो मेरी पत्नी गीता देवी है वो बाहर जंगल चली जाया करती थी लकड़ी लेने के लिए या फिर घास फूस लेने के लिए जानवरों के लिए। अब इसी दौरान कई बार मैं घर पे होता। जब मैं घर पे होता तो मेरी जो बहू थी गुड़िया वो भी घर पे होती। अब जब बहू गुड़िया घर पे होती तो धीरे धीरे हम दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी नैन मटक्का हुई, और जब इस ससुर और बहू के बीच में आंख मिचौली शुरू हुई तो उसके बाद में जो ससुर था एक दिन अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ने के बाद में कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बना के लेके आऊँ। अब जब बहू ये बात सुनती है वो तो पानी पानी हो जाती है, शायद वो भी इसी सारी चीज़ों का इंतजार कर रही थी। और दोस्तों उसके बाद में ये जो ससुर और बहू थे ये कुछ ऐसे नापाक रास्ते पर चलते हैं जिसको लफ्ज़ों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंधों में बनते हैं। प्रेम संबंध तो कहना गलत होगा, बल्कि अवैध संबंधों में बनते हैं, और उसके बाद आए दिन ये दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों के शारीरिक संबंध बनाने की जो बात थी ये कहीं ना कहीं जो गुरु यादव थे यानी गुड़िया की जो सास थी गीता देवी, उनको इस बारे में खबर लग जाती है। जब उनको इस बारे में खबर लग जाती है वो अपने पति से इस बारे में विरोध करती हैं, साथ के साथ अपनी बहू को भी बहुत ज़्यादा डांटती हैं। कहती हैं कि देखो तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मैं तुम्हारे पति यानी दीपक को, अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी, और उसके बाद में तुम सोच लेना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होना। कहीं ना कहीं गुड़िया को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो अपने ससुर गुरु यादव को इस बारे में बताती है कि जो सास है मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। उसके बाद में ये बहू और ससुर मिलकर हत्या की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद में 4 जनवरी साल 2025 को
दोनों बाप बेटे काम के लिए जाते हैं, लेकिन दोपहर के समय में ही जो गुरु यादव था वो लौट कर आ जाता है और उसके बाद में प्लानिंग जो थी इनकी बनी हुई, ये अपनी बहू गुड़िया के साथ मिलकर पहले तो इस गीता देवी को बहुत ज़्यादा मारते तोड़ते हैं, उसके बाद ईंट से कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को लेते हैं और जो टॉयलेट का टैंक होता है उसी टॉयलेट के टैंक में उसकी डेड बॉडी को डाल देते हैं। ऊपर से वो जो सीमेंट के पटले थे वो ढांक देते हैं और उसके बाद में जो गुरु यादव था घर से चला जाता है, शाम को लौट के आता है, अपनी पत्नी को पूछता है, फिर पूरा परिवार गाँव के अंदर ढूंढता है। इस तरीके से ये पूरी हत्या की प्लानिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर इस पूरे प्लान का, इस पूरी क्राइम घटना का, इस पूरी क्राइम की इस वारदात का खुलासा कर दिया। और यकीन दोस्तों जब पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान भी था, परेशान भी था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे परिवार में जो ऐसे लोग रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय